हाँ, तो बुक तो दे। विक्टर पराट की। आपने देखा वो हम कुछ शेयर करते हैं, आर्ट ऑफ लूज स्केच, वो भी इसी चीज़ के लिए है। काफ़ी शुरुआत से मैं उसको शेयर कर रहा हूँ ना। असाइनमेंट में ही जाएगा वो, अपडेट्स में नहीं जाएगा। 1 2। अब नेक ड्रॉ कर लेंगे, बस जैसा बना रहे हैं इसको। 2, बस यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। और देखो प्रीवियस आर्ट ऑफ लूज स्केच के प्रीवियस ड्राइंग्स सारे फॉलो कर रहे हैं। वो सब एक यूडेमी है। यूडेमी क्या होता है? क्या होता है यूडेमी? हाँ, यूडेमी ही बोल रहा हूँ, UDEMY। वही मैं बोल रहा हूँ कि वो यूडेमी है एक। हाँ, तो क्या चीज़ का था यूडेमी? करेक्ट। अच्छा, ई लर्निंग है ना। कोर्स प्लेटफॉर्म, वेरी गुड। बोल भी सकते थे। मैंने उस पे लगा दिया है ना स्क्रीन, तो सब सुन पाएंगे तुम्हारी आवाज़। चिंता नहीं करो। सो यूडेमी उसका बना हुआ है, उसका यूडेमी बना हुआ है। उसका कोर्स बना हुआ है अलग से। आर्ट ऑफ लूज स्केच इज अ कोर्स कंप्लीटली डिजाइन बाय योर्स ट्रूली क्यू नॉट। समझे? तो इट इज़ नॉट बेसिकली करंटली फॉर फ्री, इट्स अ प्रीमियम कंटेंट। सो व्हाट आई वाज शेयरिंग वाज एक्चुअली एक हिंट कि इट्स अ प्रमोशन। ऑलवेज बिजनेस, ऑलवेज बिजनेस। भाई बिजनेस ऐसे ही तो चलेगा। आप कैसे सोच रहे हैं ना, आर्टिस्ट अपनी फैन फॉलोइंग कैसे बनाएगा? क्यों आपके बड़े बड़े आर्टिस्ट क्यों आके यूट्यूब में चाय पीते पीते आपको कुछ आर्ट वर्क बना के दिखाते हैं? what they are actually what they are doing, they are creating their फैन फॉलोइंग। उसके बाद वो कोर्स ही थ्रो करते हैं उस चीज़ का। तो जैसे जो स्ट्रगलिंग आर्ट लोग हैं, आर्ट ऑफ लूज स्केच इज़ अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज हु डोंट नो हाउ टू स्केच। और अगर आपका प्रॉब्लम स्केचिंग का नहीं है, क्योंकि पेंसिल पेन पकड़ना आपको आता है, आपका प्रॉब्लम स्केचिंग का नहीं, लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम है कैरेक्टर जनरेट करने का, देन इट इज़ मेड फॉर यू। अदरवाइज वो फाइन आर्ट का कोर्स नहीं रहता वो, कि भाई आप सर्कल कैसे बनाना है, डब्बा कैसे बनाना, वो सब नहीं है उसमें। उसमें ये है कि अगर डब्बा बनाने आता है तो एडवांस बोल सकते हो कि जो ऑलरेडी कैरेक्टर इंडस्ट्री में हैं बट स्टिल उनको आइडियाज़ जनरेट करने में दिक्कत होती है। कई बार होते हैं कि कुछ लोग ना एक ही टाइप की आर्ट स्टाइल बना पाते हैं। आप मल्टीपल आर्ट स्टाइल कैसे बना पाओगे? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है, बट हाउ इट इज़ पॉसिबल? क्योंकि एक आर्ट स्टाइल से दूसरी आर्ट स्टाइल में हॉप करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो ड्रॉ करते, जैसे जापानीज आर्ट स्टाइल आप एनिमे बना रहे हो,
एनिमे से हॉप करते हुए सीधा आपको शिनचैन की आर्ट स्टाइल में डाल दिया जाए, है ना। जबकि इवन दो दोनों एक ही ओरिजिन के हैं, बट उनका आर्ट स्टाइल डिफरेंट है। तो उनको कैसे आप समझोगे, उन आर्ट स्टाइल को कैसे मास्टर कर पाओगे? क्योंकि अगर आप एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हो तो यही तो आपका ब्रेड एंड बटर है, यहीं से तो पैसा आ रहा है, यही तो मोनोपोली है आपकी। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे? तो इसलिए उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया फॉर दोज हु ऑलरेडी हैड डन पोर्शन, है ना। बिगिनर वाला कोर्स नहीं है कि जिसमें आपको ये बता के बताया जाए कि आप पेन टैब कैसे यूज़ करना है। छोटी मोटी एक्सरसाइज ज़रूर मिलेगी आपको जस्ट टू गेट बेटर विद दी पेन टैब, लेकिन इट इज़ नॉट बेसिकली फॉर दोज की वो जो होता है ना जिसमें आपको वो दिया जाता है। इसमें ये है कि हाउ टू जनरेट एन आइडिया फॉर अ कैरेक्टर। इसलिए उसका एक छोटा सिनॉप्सिस देखे होगे तो जो मैंने शेयर किया था, क्या मिला था उसमें आपको? सबसे पहला क्या शेयर किया था मैंने? एक बिल कैट बनाया था, बेयर था, एक टेडी बेयर था, है ना। हाँ, आप देखिए कौन सा वाला है, क्योंकि मेरा मेरा फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो चुका है, सो आई डो नॉट हैव एनी डेटा। मेरा पूरा डेटा उड़ गया, फैक्ट्री रीसेट हो गया फ़ोन, और ख़ासकर जेब में रखे रखे। हम्म, वही तो, व्हेन आई जस्ट टुक इट आउट। हाँ, लेकिन ये कैरेक्टर डिज़ाइन मेरा नहीं है, ये एक्चुअली मैं असाइनमेंट के लिए दिया था, किसी ने देखा ही नहीं। वो आपके कैरेक्टर के लिए था, वो आर्ट ऑफ लूज स्केच नहीं है ना, उसमें कुछ वो थोड़ी ना लिखा है। बना वो जरा सा तो है, कोई भी बना लेगा उसको। तो वो बनाया गेम के लिए ही है उसने। वैसे मेरा आर्ट स्टाइल ये नहीं है जो ये है, मतलब मेरा आर्ट स्टाइल हालांकि है तो मैं सब आर्ट स्टाइल में अडॉप्ट कर सकता हूँ, तो वो ट्रिक मेरे पास है। हम्म, who's asking? डेमी आस्किंग ना, तो वो उसमें डला थोड़ी है अभी, वो एक सीरीज चल रही है अभी, ऑन गोइंग सीरीज है वो, किसी के लिए बन रही है, फिर ये वहाँ चली जाएगी। भाई देखो, मैं फ्री में कोई काम नहीं करता, डेफिनेटली फ्री में कोई काम नहीं। Someone from the industry wants to know how to create characters, then yeah, how to generate a character। सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि आपको अगर एक शेप में फिक्स कर लोगे ना खुद को, तो बहुत इजी हो जाएगा दूसरे शेप्स को मर्ज करना। दैट्स वाई अगर आपको मैं बोलूँ कि एक क्यूब के अंदर कैरेक्टर बनाना है, तो आपको क्यूब को कर्व नहीं करना है, उसी का यूज़ करेंगे तो क्या होता है, लिमिटेशन आ जाती है। माइनक्राफ्ट में लोग इतने ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, रीज़न क्या है? यही है, क्योंकि माइनक्राफ्ट में बहुत आसानी से डब्बे डब्बे में इमेजिन कर लेता है इंसान कि अच्छा ये शोल्डर होगा, ये बॉडी होगी, है ना, इमेजिनेशन आ जाता है। यही तो ट्रिक है, आप वही तो सीखना चाहते हैं ना, इमेजिनेशन, हाउ टू इमेजिन। अगर आपके पैरामीटर्स मैं लिमिट कर दूं, लिमिटेड पैरामीटर्स कर दूं कि दिस इज़ योर लिमिटेशन, डब्बा यूज़ कर सकते हो, आप कैसे भी डब्बा यूज़ करो। तो डब्बा एक ऐसी चीज़ है जो आप बचपन से बनाते आ रहे हो, तो आपको मुश्किल नहीं जाएगा उसको इमेजिन करने में, क्योंकि आपको कर्व बोलूँगा बनाने तो दिक्कत होगा, लेकिन आपको डब्बा 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 बोलूँगा ना तो बना लोगे वही चीज़। जब इसमें मास्टर हो जाते हैं, मास्टर इन द सेंस जब आप एक दो बार ही बनाते हो ना, तो आपका शिफ्ट हो जाता है सर्कल में, फिर सर्कल ही से बनाओ, फिर सर्कल दो बार बनाते हो ना तो फिर शिफ्ट हो जाता है सिलेंडर में,
इससे क्या होता है, आप क्या सीख रहे हो जनरली जब हम इस तरीके के प्रैक्टिस में जाते हैं कैरेक्टर की, तब आप क्या सीख रहे हो? आप सीख रहे हो इमेजिन करना विद द शेप। ठीक है, बाय द टाइम ये पांचों शेप कंप्लीट जब होते हैं, कौन से? पिरामिड, सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब और प्लेन। जब ये चीज कवर अप करते हो, ये प्रिमिटिव शेप यहाँ भी थे ना 3D के, वही वो इसी बेस पे तैयार किए गए हैं। तो जब आप इसको कवर अप करते हो, तब आप फिर सेकंड स्टेप आता है क्या? कंजंक्शन। फिर दो शेप को जोड़ो, किन्हीं दो शेप को जोड़ो। अब क्योंकि एक शेप के साथ आप इमेजिन कर सकते थे, तो अब दो शेप को आसानी से जोड़ दोगे, क्योंकि आपने सिंगल सिंगल कर लिया, अपनी विजुअल गैलरी दिमाग में बना ली। जब दो शेप को जोड़ने लगोगे, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, तीन शेप आ जाएंगे, तीन शेप के बाद चार शेप, और जैसे ही चार शेप कंप्लीट हुआ, आप ह्यूमन आर्मेचर बना सकते हो, क्योंकि चार शेप बन गए। यही चार शेप ह्यूमन आर्मेचर में होते हैं। स्फेयर होता है, सिलेंडर होता है, पेल्विस के लिए क्यूब यूज करते हैं, और पिरामिड यूज करते हैं फीट के लिए। ह्यूमन आर्मेचर तैयार हो जाता है। तब आपको फिर ह्यूमन आर्मेचर के लिए भेजते हैं। तो जो आप देख रहे थे वहाँ पे, वो उस स्टेज का हिस्सा है जब पर्सन ने ह्यूमन आर्मेचर बनाना सीख लिया। क्योंकि ह्यूमन आर्मेचर में क्या मिलता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम बनाना सीखते हैं, हाथ के वॉल्यूम्स कैसे होंगे। मसल एनाटॉमी भी है इसके अंदर, लेकिन थोड़ा लेटर ऑन आती है। अभी इसलिए उसको इतना मसल्स नहीं दिया मैंने कैरेक्टर को। सो वर्थ वाइल रहता है, क्या बोलते, फॉर दोज जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज़ का मतलब। क्योंकि ये एक तरीके से हम आपको विजुअली आपके दिमाग में स्टोर कर रहे हैं, एक गैलरी हम खुद ही बना देते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में, कि जैसे ही आपका वो कंप्लीट होता है तो आपका एक विजुअल गैलरी तैयार रहती है। आप सिंपल वही चीज़ रहती है। सो हालांकि मैं आप लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस चीज़ की रखूँगा, प्रमोशन अपनी जगह है लेकिन मैं इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप ऐसे ही थिंक थ्रू करें। थिंक थ्रू दैट मीन्स कुछ नया। अब क्योंकि आपके पास टेक्निक मिली, आपको जो मिला आप लोगों ने वो बनाया, है ना, लेकिन उसका यूज़ आपने कहाँ किया? आपने कार बनाई, ठीक है, कार बनाने के बाद क्या आपने सोचा कि बाइक भी बनाना है, और मेरी जो पसंदीदा बाइक थी बुलेट बनानी है, या है ना ये बनानी है, क्या बोलते हैं, हार्ली डेविडसन बनानी है? वो जिस नहीं आया। तो वो जिस क्यों नहीं आया? क्योंकि आप एक तरीके से सोचो, आ, आपको अगर स्केचिंग करने का हुनर दे दिया जाए तो क्या बनाओगे? स्केचिंग का हुनर अभी आपके पास नहीं है, क्योंकि स्केचिंग आता है लेकिन स्केचिंग का हुनर नहीं आता। हुनर का मतलब क्या होता है? जिसमें आप भाई एक पेंसिल से ही कुछ भी बना सकते हो, और कुछ भी रियलिस्टिक शेड कर सकते हो पेंसिल से। मतलब एक पेंसिल ही है, बस लिमिटेशन पेंसिल की है, और उसी से पूरा वर्ल्ड रेंडर करना है। वो होती मास्टरी पेंसिल के साथ, है ना। डिज़ाइन अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन सोचो कई लोग होते हैं ना पेंसिल के साथ ही पूरा रियलिस्टिक शेड लेके आते हैं, भले ही ग्रे स्केल है। अब कई लोग तो पेंसिल कलर वाली यूज़ करके भी रियलिस्टिक स्किन ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो रेंडरिंग आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि लिमिटेशन है, लिमिट करके रखा है खुद को आर्टिस्ट ने, कि मुझे केवल पेंसिल ही यूज़ करना है। तो अब पेंसिल यूज़ होगी तो सीधी सी बात है, जनता भी एक्सपेक्ट नहीं करेगी,
जनता भी एक्सपेक्ट नहीं करती ना फिर कि वो पेन वाली शाइन आए या आर्किलिक ऑयल पेंटिंग वाली शाइन आए, जनता नहीं एक्सपेक्ट करती। इंडस्ट्री में जब जाएंगे ना तो इंडस्ट्री में आपके फील्ड के कई ऐसे आर्टिस्ट मिलेंगे जो कि कई तरीके की चीज़ों में इंडल्ज होंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोग ने गेम्स तो खेले हैं सबने, एक टर्म सुने हो, P2W, P2W गेम का एक टर्म बोला जाता है, P2P सुने हो क्या होता है, P2P क्या फुल फॉर्म होता है उसका, PVP या P2P, है ना, प्लेयर वर्सेस प्लेयर, PVP, ठीक है। कंसोल में होता है, लैन गेमिंग्स में होता है ना, ऑनलाइन गेमिंग्स में यूज़ करते हैं इस टर्म को। अब अगर आपको मैं बोलूँ P2W, ये भी ऑनलाइन गेमिंग का ही होता है, ऐसे गेम आते हैं जो P2W होते हैं। कौन सा गेम है ऐसा जो P2W है, पे टू विन, पे टू विन एक इंटरनेट टर्म चलता है गेम्स के लिए। इसका मतलब होता है गेम ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि अगर आपको खेलना नहीं आता तो आप पैसे दे के वो आइटम खरीद लीजिए जो कि इंसान बहुत घंटों खेल खाल के होता है ना, एक लेवल वहाँ ले जा पाता है और फिर उसके बाद खेलता है ना। तो वो P2 विन होता है, P2W बोलते हैं उस गेम की लैंग्वेज होती है। ऐसे बनाए जाते हैं, कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं कि भाई ऐसा गेम जनता पसंद नहीं करती। लेकिन भाई सीधी बात है, आप इतनी मेहनत दे रहे हो गेम में दिन रात और उसमें नहीं कर पा रहे हो, पास नहीं कर पा रहे हो तो क्या करेंगे, है ना। आप हम तो गेमर अपने गेमर को लूज नहीं कर सकते ना एज अ कंपनी। कैसे अब तुम चिढ़ के बंद कर दोगे कि हमें नहीं खेलना, भाई बन ही नहीं रहा, है ना। तो फिर हम क्यों कैसे आपको लूज कर दें, हम तो चाहेंगे कि आप भाई खेलो। इसको सिमिलरली इतने ही दे देंगे, 1 2 3 4, है ना। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं गेम बनाते समय। इसी टाइप से ये हैक्स आते हैं, ये कोर्सेज आते हैं। ये क्या होता है, ये हैक ही तो होता है एक तरीके से, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप जो बोलते हैं ना फ्री वाला काम सीखते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह यूज़ कर रहे हैं, है ना, यूट्यूब में सीख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, आपको ये नहीं पता हुआ है कि जो वो सिखा रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है वो टेक्निक की यूज़ नहीं हो रही है, आपको कुछ नहीं आइडिया होगा उस चीज़ का। वो तो यूट्यूब बोला तो कर रहे हैं। बहुत कम होते हैं जो ये बताते हैं कि वो किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। जैसे ट्रेंट कनूगा है यूट्यूब में, ट्रेंट कनूगा जो कि हर बड़े गेमिंग प्रोडक्शन हाउस में काम किया हुआ है। मैंने उस दिन दिखाया था ट्रेंट कनूगा को। सो अब उसका कोर्स अगर मिलेगा तो डेफिनेटली इंसान लेना मांगेगा। वो भी कोर्स बेचता है अपना, ट्रेंट कनूगा भी। तो अगर कोई आपके कोर्स खरीद रहा है, आपका कोर्स इन द सेंस ट्रेंड कनूगा का कोई कोर्स खरीद रहा है और आप ताहा जीवन 10 12 साल प्रैक्टिस आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहा है, सामने वाला भी, बट सामने वाले ने क्या किया है, इन्वेस्ट कर दिया। जैसे आप लोग भी तो इन्वेस्ट ही कर रहे हो ना ये चीज़। अब अगर कोई बंदा आपके सामने खड़े हो जाए, क्या बोलते
यूट्यूब से सीखा हुआ, है ना, जो यूट्यूब से 3D सीखा हुआ पर्सन है, और वो भी बोले कि मैं भी 3D आर्टिस्ट हूँ, और आप भी 3D आर्टिस्ट हो, तो आप में और उसमें अंतर क्या है? और ये भी बोलते हो उसका मॉडल ज़्यादा अच्छा दिख रहा, फिर भी आप सेलेक्ट हो जाओगे, वो सेलेक्ट नहीं होगा। बताओ क्यों? हाँ, टेक्निक, टेक्निक से किसी को कोई लेना देना नहीं। इस थोड़ा सा क्लोज है, जैसा आप बोल रहे थे कि टेक्निक जो है, देखो टेक्निक से तो खैर कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेन है आउटपुट क्या है वो। टर्मिनोलॉजी, ये एक टर्म होता है कि ये आना चाहिए, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है, वरना कम्युनिकेशन कैसे करोगे, अकेले ही बना रहे हो, है ना। तो अकेले ही अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप टर्मिनोलॉजी कैसे, आपको तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप कंपनी में जाओगे और वहाँ आपको बोला जाएगा कि आप मॉडलिंग करो, आपको बोला जाएगा आप टेक्सचरिंग करो, आपको बोला जाएगा लाइटिंग करो, आपको बोले डायनामिक्स एनिमेशन करो, तब आपके आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे होंगे? अब आप ठहरे यूट्यूब से, हाँ मतलब मान लो कि यूट्यूब से ठहरे, तो यूट्यूब से ठहरने में क्या दिक्कत है मालूम? सबसे मेन चीज़ इस इंडस्ट्री में, अगर कहीं किसी भी कंपनी में जॉब लगानी है, किसी भी वर्ल्ड की कोई भी कंपनी में जाना है ना, हमारी फील्ड में, थैंक यू सो मच तुषार, डू दी ऑनर्स, अगर किसी भी वर्ल्ड की कंपनी में जाना है, एक की समझ लीजिए, वो है वर्क फ्लो। वर्क फ्लो अगर आपका तगड़ा है, तो आपका काम तगड़ा होना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपका वर्क फ्लो तगड़ा है। वर्क फ्लो का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि काम होता कैसे। अभी मैं यहाँ पे रिसेंटली एक माया का कोर्स, मतलब यहीं पे हमने एक शुरू किया, तो एक स्टूडेंट है, आप सब जानते हैं उसको, है ना, हमारा, कल ही आपने मैसेज पढ़ा होगा, है ना। कॉफ़ी ख़त्म हो गई, बाद में दे देना, जानते हैं ना, कल ही देखा होगा आपने, है ना। सो कल मैंने उसको मॉडलिंग, उसका माया है ना, VFX प्लस कोर्स है, तो माया के लिए जा रहा है वो, उसने माया ऑप्ट किया, तो मुझे मॉडल का ये चीज़ मैंने बनाया, है ना, और ये बनाया। अब मॉडल पूरा, इतने डिटेल्स नहीं थे मॉडल में, हाँ, उसमें भी कैरेक्टर इशिता लोक की क्लास में, है ना। तो उसमें क्या, इतने डिटेल्स या प्लेन्स नहीं थे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, वो तो प्लेन मॉडल था, लेकिन वर्किंग बनाना है, तो हमने सर्कल और पूरा ये स्ट्रक्चर तैयार किया। इट टुक मी अबाउट हाफ एन आवर, सर्कल और उसके लिए, ठीक है। तो उसका यही था कि सर एक सर्कल बनाने में इतना टाइम लग गया, वही मैंने कहा कि यही ये डेडिकेशन नज़र आता है, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी तक पढ़ते आ रहे थे कहाँ से, यूट्यूब से, तो क्या होता है वहाँ पे क्विक दिखाया जाता है हर चीज़, वहाँ पे आप स्पीड अप भी कर सकते हो, और क्विक टिप्स होती हैं, लेकिन ये कोई नहीं देखता है कि वो जो क्विक टिप्स हैं वो उसी सर्टेन कंडीशन की है, कंडीशन चेंज होगी तब मॉडल कैसा होना चाहिए आपको पता ही नहीं है, यू गॉट नो आइडिया। तो उसके हिसाब से, क्योंकि वो यूट्यूब देख रहा था, और उसने सोचा जो मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ वही चीज़ मुझे यहाँ मिलेगी, ही गॉट कैरिड अवे, और उसको लगा कि ही इज, सर इतना टाइम क्यों लग गया। अब
अगर ये टाइम हम नहीं देंगे और कंपनी में बाद में ये प्रॉब्लम आती है, जो भी दिक्कत आती है, सिंपल इसमें बताऊं तो आप लोग ये क्यों करते हैं, आप लोग को तो खैर पता ही है कि विदाउट दिस मैश जो है वो एक्यूरेटली ब्लिंक नहीं कर सकता, उसमें कोई मोशन नहीं हो सकता। अब उस हुँ? बहुत वियर्डली होता है। अगर आपको ये देखना है तो आप वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट का थर्ड एडिशन खेलिए, क्योंकि गेमिंग में क्या होता है, इतने बड़े लूप्स पहले नहीं बनाते थे, क्योंकि ये लूप्स अगर पहले बनाते तो फिर केवल एक ही कैरेक्टर रहता पूरे गेम में, क्योंकि बहुत बड़ी मेमोरी खींचते हैं ये, है ना। तो उस समय क्या होता था, डब्बा डब्बा लेके उसमें कलर करके उसको कैरेक्टर बना देते थे, लो पॉली मॉडल जिसको आज भी बोला जाता है। उसकी एक अलग क्राउड है, अलग ऑडियंस है जो लो पॉली पसंद करती है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा एनलाइटन कर दूं। ये देखो, ये लो पॉलीज है, देखो नोज, आईज नहीं है, आईज को ड्रॉ किया गया है ना। तो आईज ड्रॉ नहीं उसने मतलब बनाया नहीं है पॉली से, ड्रॉ बस कर दिया टेक्सचर के दौरान। ऐसी कपड़ों के जो डिटेल्स हैं वो सब ड्रॉ नहीं किया उसने, मतलब 3D में नहीं वर्टेक्स लगा लगा के अंदर बाहर नहीं किया उसने, क्या किया है केवल पेन टूल से पेंट किया वहाँ। ब्लिंक नहीं कर सकते, फिर उसके लिए टेक्सचर एनिमेशन बनाना पड़ेगा। ये अनरैप होता है, ऐसे कलर होता है ज्योमेट्री में, है ना। तो ये मॉडल है और देखो कैसा दिख रहा है। तो जब गेम खेलते हैं, देखो जब आप गेम खेलते हो तब आपको ये सब नहीं मिलता, आंखें झपकाना, माउथ यूज करना नहीं, आपके केवल सिनेमैटिक में दिखता है। सिनेमैटिक में दूसरा मॉडल यूज होता है, डिटेल्ड मॉडल सिनेमैटिक में यूज होता है। और गेम के लिए लो पॉली रखते हैं क्योंकि उसमें डिस्टेंस होता है, कैरेक्टर डिस्टेंस में दिखता है, इसलिए। तो वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट 3 देखोगे ना तो उसमें जो कैरेक्टर है, 3D मैश इसका देखोगे ना, केवल जितनी भी इसमें डिटेल्स हैं सब पेंट है, और इसका लो पॉली स्टफ कितना है देखो। ये बाद में री इमेजिन्ड, ये है पहला पुराना वाला, और फिर उसको री इमेजिन करके उसको डिटेल में किया गया है नेक्स्ट वर्जन के लिए आने वाले। उस गेम को खेलोगे ना तो उसमें जो कैरेक्टर्स बात करते हैं ना वो देखने लायक है, ये देखो ऐसे। बाकी इस स्तर की भी, ये भी बहुत क्लासी टेक्सचरिंग है, इस स्तर की टेक्सचरिंग भी दे दी है ना तो बहुत बेहतरीन होता है, मज़ा आ जाएगा। ये चीज़ ठीक है। हाँ, टेक्सचरिंग के लिए आइडिया मतलब, हम्म
आपका भी यही क्वेश्चन है? हाँ, तो इन क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, इनके क्वेश्चन का। दीजिए दीजिए, शर्माइए नहीं, दीजिए। हाँ, देखो कलर करने के लिए अनरैप लगाना पड़ता है, यानी कि एक 2D डिपिक्शन, इसका 2D इमेज निकलता है जिसपे आप टेक्सचर करते हो, पेंटिंग करते हो। तो आपको पता मतलब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कैरेक्टर कैसा दिखेगा? चलो कैसे भी कलर करना हो, हम बोलते हैं 3D मॉडल पे कलर करने का ऑप्शन मिलेगा। कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा कलर डालना है, ये वो पूछ रहे हैं। क्या समझे आप उस चीज से? स्टोरी नहीं, कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्ट। विदाउट कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्ट कोई चीज़ नहीं बन सकती। अब आप ऐसा कुछ बनाए हो? फोटोशॉप में कभी ऐसा कुछ बनाने का सोचे? फोटोशॉप सब बन जाते, टेक्निक होता है। 3D में मिलेगा आपको वो टेक्निक, टेक्सचरिंग में जाएंगे तब वो टेक्निक मिलेगी कि कैसे स्किन शेडर बनता है, स्किन की डॉट्स कैसे आते हैं। हम करीब गेमिंग वाले जो हैं, VFX वाले जो हैं वो 3ds मैक्स में कवर करेंगे इसको, और जो गेमिंग वाले हैं वो 3ds मैक्स में भी इस चीज़ को पढ़ेंगे। हाँ, VFX वाले 3ds मैक्स और ZBrush में भी इसको समझेंगे, दोनों चीज़ों को, है ना। गेमिंग वाले जो हैं वो इसमें भी समझेंगे, ZBrush में भी समझेंगे, फिर उसके बाद सब्सटेंस पेंटर में भी समझेंगे, और फिर यही चीज़ अनरियल इंजन में भी होती है, उसमें भी मॉडलिंग होती है, उसमें भी टेक्सचरिंग होती है। गेमिंग वाले चार चार पांच पांच बार इस चीज़ को समझते हैं। और एक और चीज़, ये शुरुआत फोटोशॉप से होती है, हमें फोटोशॉप से ही ये रेंडरिंग करना आना चाहिए। फोटोशॉप में 3D तो बना नहीं रहे हो, उसमें तो 2D बनेगा ना, कैरेक्टर कहाँ है? ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ शुरुआत से करनी थी। बैशिंग दिया था, बैशिंग से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, फोटो बैशिंग। अच्छा, ओके, जस्ट अ मिनट, जसप्रीत थोड़ा रुके। रिकॉर्डिंग ऑन है?
ये चीज़ मुझे चाहिए थी सबसे, आपसे भी और आप सबसे। कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्ट इसलिए मैं 3-4 बार डिजिटल पेंटिंग दिया, जो अलग अलग समय पे हमने अलग अलग टाइप के आर्ट वर्क किए ना, वो इसीलिए है कि आप लोग का दिमाग इधर लगे। ये ज़रूरी है, ये चीज़ नहीं होगी ना। अगर एक 2D ग्राफिक में हम रेंडर नहीं कर पा रहे हैं तो 3D में कैसे रेंडर करेंगे? एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिए, ऐसा कोई टूल आपके पूरे कोर्स में कभी नहीं मिलेगा जहाँ पे अपने आप कुछ हो जाए। अगर आप सोच रहे हैं ना कि आगे चल के अच्छा टेक्सचर तो स्किन का डाल दूंगा, इमेज वो अपने आप स्किन जैसा दिखने लगेगा, बहुत कुछ है। तो ये ना हो कि बाद में आप जब कंप्लीट करने वाले रहे और फिर आप मुझसे बोलें कि सर टेक्सचरिंग नहीं आया। जैसे आपके कुछ सीनियर्स हैं जिनका यही था कि सर मुझे मॉडलिंग तो आ गई, टेक्सचरिंग नहीं आई। और अभी की लाइन में अगर आपको मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाना है, 3D मॉडलिंग इंडस्ट्री, विदाउट टेक्सचरिंग एंट्री नहीं है। तो अगर मान लो मॉडलिंग और टेक्सचरिंग में हाथ तंग है तो फिर रिगिंग और एनिमेशन में हाथ तेज़ कीजिए या लाइटिंग में तेज़ करिए। लाइटिंग की अलग फील्ड है ना, 3D लाइटिंग अलग फील्ड है। हम्म। कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हायर होता है, बिल्कुल। तो आप मेरे को एक, तो आर्ट ऑफ लूज स्केच आपके लिए। खैर उस चीज़ में एक चीज़ और बताऊं, सोचो ज़रा, इमेजिन करो कि आप गए रॉकस्टार। रॉकस्टार कौन सी कंपनी है? GTA, ठीक है। अब आप गए रॉकस्टार, और रॉकस्टार में देखो कान निकाल रहा हूँ इसलिए यहाँ पे लाके ब्लॉक कर दिया उसको, है ना। अब इसके बाद यहाँ से मुझे एक सब डिवीज़न निकालूंगा, इधर करूँगा, कान के लिए छेद छोड़ूंगा ताकि अलग से कान को डिज़ाइन करूँ और यहाँ लाके जोड़ दूँ, ऐसा काम करूँ। हाँ, हाँ, यहाँ से भी मैं खींच सकता हूँ, लेकिन फिर आप कंफ्यूज होंगे, मैं नहीं, क्योंकि मुझे तो पता है कि कैसे बनाना है। लेकिन अलग से बनाओगे ना तो ज़्यादा डिटेल और अच्छा बना पाओगे। कान सबसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट पार्ट अगर मैं कहूँ इस 3D में, ईयर नहीं होगा। ईयर तो 3 स्टेजेस में बनता है, तो स्टेज सीख लोगे तो इजी पड़ेगा। सबसे डिफिकल्ट होता है ये हाथ, पाम। हम सोचते हैं इसको सीधा एक्सट्रूड कर देंगे तो हाथ हो गए, लेकिन ये हमारी इमेजिनेशन होती है। एक्चुअल हाथ बनाना है ना तो बहुत कुछ ड्रॉ करना पड़ता है। हाथ नहीं बन रहा है, यही दिक्कत है ना, हाथ नहीं बनता। मैं ये बता रहा था कि जैसे मान लो आप रॉकस्टार में गए और वहाँ पे सामने वाले ने बोला क्या गजब मॉडल आपने बनाया है प्रज्वल, मज़ा आ गया मुझे, ठीक है। और चलिए सैलरी तय कर देते हैं, और आपने बोला कि ठीक है सर मुझे चाहिए है 2-2.5 लाख का पैकेज। फ्रेशर हूँ रॉकस्टार के लिए, वैसे तो रॉकस्टार के लिए जाओगे तो फिर 5-5.5 लाख का पैकेज मिलेगा। सो आपने बोला हाँ सर, तो उसने बोला कि देखिए आपको हम ऑफर कर रहे हैं, नहीं नहीं $5 लाख नहीं, देखिए इतने भी बंगले नहीं, इतने भी ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, थोड़ा सा पकाइए, ज़्यादा नहीं। 5 लाख रुपए मंथ, मंथ एज एन आर्टिस्ट, अगर रॉकस्टार में अच्छा आर्टिस्ट आप जाते हो अच्छी पोस्ट में, तो 5-5.5 लाख रुपए मंथ में पैकेज बनता है। 60-1 लाख रुपए सालाना कमाओगे। और फॉरेन डिवीजन में गए ना तो वो पार हो जाता है करोड़ के।
खैर, तो मैं ये बता रहा था कि वहाँ से जो ऑफ़र आपको किया जाएगा, वो ऑफ़र किया जाएगा जस्ट 50%। क्यों? क्योंकि आपको टेक्सचरिंग नहीं आती। तो अगर मुझे टेक्सचरिंग करवाना है तो एक और सेपरेट आर्टिस्ट हायर करना होगा। सेपरेट आर्टिस्ट हायर करूँगा तो खर्चा, मतलब आप मेरे लिए महंगे पड़ गए। सीधी बात है ना, आप महंगे पड़ गए तो फिर आपका पैसा कट जाएगा वहाँ। और देखते ही देखते हम पहुँच गए हैं क्लोजर की ओर। यहाँ फिक्स करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डेप्थ में पीछे गया है। ये ऐसा कर्व होना चाहिए, सब जगह सी कर्व होगा। यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, ये देखो यहाँ से, तब 3D बनेगा। तो अपने की स्किल्स कॉम्बिनेशन में बनाने होते हैं। जस्ट गिव मी 5 more minutes, फिर शुरू करेंगे। तो अपने जो की स्किल्स है ना, वो कॉम्बिनेशन में तैयार करने होते हैं हमको। कॉम्बिनेशन कैसा? मॉडलिंग के साथ टेक्सचरिंग, लाइटिंग। लाइटिंग अकेला रहता है, इंडिविजुअल रहता है, क्योंकि वो रेंडरिंग आता है लाइटिंग के साथ, रेंडरिंग। लाइट आपको बनानी पड़ेगी। मॉडलिंग आर्टिस्ट ने अपना काम कर दिया, टेक्सचरिंग वाले ने काम कर दिया, अब उसको बनाओ लाइट। हाँ, क्या चीज़? कंपोजिशन की सिखाया था, वो अप्लाई होगी फिर इधर, उसके हिसाब से बना। और ये कौन डिसाइड करता है? कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट। बनाओ, करो। सिंपल सीन, मूड लाइटिंग, सब आता है इसमें। अलग अलग 5-6 टाइप की लाइट्स होती हैं। सब थोड़ा तो ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट आर्ट तो हम तो हमेशा बोलते हैं कि आपको सीखनी चाहिए। वही तो इंडस्ट्री की चीज़ है भाई। आप देखो, आप आर्टिस्ट हो, पहली चीज़। और आर्टिस्ट अगर सोचेगा नहीं, क्या ही मतलब है फिर? आर्टिस्ट किस बात का फिर वो, है ना? आप आर्टिस्ट हो भाई, और आप आर्टिस्ट जैसे काम नहीं कर रहे हो। आर्टिस्ट में क्या होगा? आप जब जाओगे कंपनी में तो आपको क्या मिलेगा मालूम है? जो आर्टिस्ट नहीं है ना, वो लोग आपको बोल रहे होंगे, यार तुम तो आर्टिस्ट हो, तुम्हें तो आता आना चाहिए। फिर वो तुमको बोलेंगे, अच्छा हमें बना दो, कबूतर बना दो, है ना? यहाँ पे ना ऐसा करो कि हमको क्या बोलते, जिराफ में तब्दील कर दो। बड़ा मैं वेल्ड, ये सब चीज़ टारगेट वेल्ड है। अभी पलक की डिटेल्स बनाए नहीं है, पलक की डिटेल्स बनेंगी 3 स्टेप में। ऐसे 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 अंदर जाता है वो, एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, रिगिंग प्लस एनिमेशन टेक्निकल आर्टिस्ट कहलाते हैं। रिगिंग प्लस एनिमेशन टेक्निकल आर्टिस्ट होता है। तो कभी भी पोस्ट में पढ़ते हो ना टेक्निकल आर्टिस्ट, मतलब वो रिगिंग और एनिमेशन।
बनाने वाला बना के दे देगा, आपका काम है पलक झपकाना। तो ये वाला, हाँ, इसी से एनिमेशन होगा, लेकिन इससे एनिमेशन क्रिएट नहीं होगा। ये क्या बोलते, लिंकिंग के ऑप्शन है। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट मैं मूव करा रहा हूँ, तो इसके साथ दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे मूव होगा, कैसे जुड़ेगा, वो रहेगा। नहीं, रिग होता है, विदाउट रिगिंग ये चीज़ नहीं कर सकते। एनिमेशन से पहले रिग होता है और एनिमेशन आर्टिस्ट फिर आता है। तो एनिमेशन आर्ट, हाँ, रिग के बाद स्किन, रिगिंग स्किनिंग एक पोर्शन हो जाता है। फिर एनिमेशन, स्किन करोगे तभी तो फिर वो रिग फॉलो करेगा ज्योमेट्री को। फिर डायनामिक्स आता है। डायनामिक्स में फिजिक्स अप्लाइड होगी। फिजिक्स बेस्ड सिमुलेशन कैसे तैयार होते हैं, वो है डायनामिक्स। रियल वर्ल्ड के सिमुलेशंस कैसे तैयार करने हैं, वो चीज़ है। फिजिक्स आनी चाहिए। तो क्या चीज़ का? नहीं, इसमें इंटरफेस ही है। इंटरफेस मिलेगा, नॉट बेस्ड कोडिंग रहेगी। पूरा इंटरफेस बेस्ड है पूरा, तो तुमको लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुमको बस वैल्यू सिमुलेट करनी होगी, इधर से उधर, इधर से उधर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसको यहीं तक करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।